हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। पहले जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हो। तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वन इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम बस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगले क्लास में मैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। In batch operating system, the similar jobs are grouped together into batches with the help of some operator, and these batches are executed one by one. In this operating system, user don't interact directly with the computer system. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था अर्ली इन द 1950 में ही ये यूज होता था। उस टाइम में सबके पास कंप्यूटर नहीं था। जैसे कि आज आप लोग सबके पास कंप्यूटर लैपटॉप घर घर में है, मगर उस टाइम सबके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप सबके पास नहीं था। बस कोई के बड़ा बड़ा कंपनी में आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर वगैरह। तो यहाँ का फंडा क्या है कि अगर किसी को कुछ टास्क एग्जीक्यूट करना है तो उस टाइम पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप उसका यूज होता था। तो यूजर क्या करता था, अपने टास्क को उस पंच कार्ड में लेके ऑपरेटर को सबमिट कर देता था। तो ऑपरेटर क्या करता था ना सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को एक एक बैच में कन्वर्ट कर देता था, फिर उस बैच को लेके सीपीयू को दे देता था एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब सिस्टम के साथ किसका इंटरेक्शन होता था ना, सिस्टम के साथ ऑपरेटर का इंटरेक्शन होता था। यूजर का इंटरेक्शन सिस्टम के साथ नहीं होता था उस टाइम, क्योंकि सबके पास तो सिस्टम ही नहीं था। और जहाँ पे सिस्टम रहता था बड़ा बड़ा कंपनी में, वहाँ पे ऑपरेटर भी रहते थे उसको चलाने के लिए। तो जो यूजर है जिसको डिजायर आउटपुट चाहिए वो डायरेक्ट अपना इनपुट सिस्टम को ना दे के कोई भी पंच कार्ड हो मैग्नेटिक में आपका अपना इनपुट को लेके किसको दे देता था, ऑपरेटर को सबमिट कर देता था। ऑपरेटर वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद जब वो उसका आउटपुट आ जाता, मतलब रिजल्ट आ जाता था, तभी वो यूजर को बुला के उससे दे देता था। उस टाइम ऐसे ही काम होता था। तो इससे हम एक एग्जांपल लेके चलो डिस्कशन करते हैं। लेट्स एज्यूम आपके पास 10 प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ प्रोग्राम सी में आप लिखे हो और कुछ C++ में और कुछ जावा में लिखे हो। अगर आप उसे इंडिविजुअली एक एक करके एग्जीक्यूट करते हो तो आपको हर एक बार कंपाइलर को एग्जीक्यूट करने के लिए अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप C प्रोग्राम का एक बैच बना देते हो, C++ का एक बैच बना देते हो एंड जावा का एक बैच बना देते हो, यानी आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके उसे एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा ना, आपको 10 के बदले 3 बार ही कंपाइलर को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेजेस। इस इमेज में भी हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि यहाँ पे 6 यूजर है, 6 यूजर का भी 6 जब मतलब 6 टास्क है। तो 6 यूजर लाके अपने टास्क को किसको दे दिए ना, ऑपरेटर को दे दिए। ऑपरेटर उसको क्या किया ना, जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को लेके एक एक बैच में कन्वर्ट कर दिया। ये बैच 1 जहाँ पे जॉब 2, जॉब 4 एंड जॉब 6 है। यह है बैच 2 जहाँ पे वो जॉब 1, जॉब 3 एंड जॉब 5 को रखा है। तो उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, उसे लेके सीपीयू को देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। जब बैच 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर उसके बाद आएगा बैच 1। तो ऐसे ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है। तो ये हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि
ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेजेस रहता है कि इट यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विथ लार्ज फाइल विच कैन टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। अच्छा, बड़े बड़े फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, तो हम एक काम करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो मानो कि आपकी कॉलेज या स्कूल में 10, 11, 12 क्लास के स्टूडेंट हैं। अगर आप उसे बैच में डिवाइड ना करके ऐसे करोगे कि सारे स्टूडेंट, मानो कि आपके 100 स्टूडेंट है, क्लास 10 में 40 है, क्लास 11 में 40 है, या क्लास 12 में 20 या 30 है, ऐसे मानो कि आपको 110 या 100 स्टूडेंट है आपके स्कूल या कॉलेज में। आप क्या करोगे, उसे बैच में कन्वर्ट ना करके एक एक करके पढ़ाओगे। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, आपका टेस्ट सही से नहीं हो पाएगा। तो आपको ये क्या हो जाएगा, आपका बहुत टाइम लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और ये प्रोसेस भी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, जो सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब जिसको जो ज़रूरत है, इसे लेकर हम क्या करते हैं, उसे एक एक बैच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बड़ा बड़ा फाइल, मतलब जो जैसे कि आपका सिलेबस में बड़ा बड़ा पोर्शन एक ही साथ कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बड़े बड़े फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसका एडवांटेजेस है। उसका डिसएडवांटेजेस क्या है ना, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। ये जॉब नहीं है, यहाँ पे सिस्टम लिखना चाहिए। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, ठीक है ये फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यूजर एंड सिस्टम के डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, ये तब पहला उसका डिसएडवांटेज। दूसरा जो डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पे सीपीयू बहुत टाइम में आइडल रह जाता है, क्योंकि हम सीपीयू को क्या करते हैं, एक ही बैच देते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मानो कि उस बैच में उसको कुछ ज़रूरत पड़ गया, उस बैच के कोई मतलब उसको कोई इनपुट आउटपुट का ज़रूरत पड़ गया, तब क्या करेगा, उस बैच कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा बैच शुरू होगा। मगर इस बैच में अगर उसको इनपुट आउटपुट के लिए वहाँ का जॉब चले जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इस टाइम क्या होता है ना, सीपीयू आइडल रह जाता है। तो और एक उसका डिसएडवांटेजेस क्या है ना, डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यूजर क्या करता है ना, सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है। तो अगर बीच में जो फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूजर दिया है, बीच में कोई प्रायोरिटी के अनुसार उस कुछ भी ज़रूरत पड़े, तो ये डिजायर इनपुट क्या करता है, उस फाइल को नहीं मिल पाता है। तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेजेस। तो उसके बाद हम आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रन मेनी प्रोग्राम्स ऑन ए सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर। इफ वन प्रोग्राम मस्ट वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट transfer in a multi-programming operating system, the other program are ready to use the CPU. As a result, various jobs may share CPU time, however the execution of their job is not defined to be at the same time period. Okay. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है ना, जितनी जॉब, बहुत सारे जॉब आके पहले क्या करते हैं ना, मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं। तो उसके बाद एक एक जॉब अपने कहाँ पे जाते हैं ना, एक एक जब सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरे जॉब को बुलाता है, फिर दूसरी ये जब मानो कि यहाँ पे जॉब ए गया सीपीयू को, जॉब ए एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये किसको लोड करेगा, जॉब बी को लोड करेगा। वैसे ही जॉब बी कंप्लीट होने के बाद जॉब सी को लोड करेगा, जॉब सी कंप्लीट होने के बाद जॉब डी को वो लोड करेगा। अगर बीच में जॉब ए को कोई इनपुट आउटपुट फंक्शन का ज़रूरत पड़ा हो, इसलिए चले गया, तो तभी वो जॉब बी के पास आ सकता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे सीपीयू का काम रहता है कि एक जॉब को पहले पूरा कंप्लीट करेगा, तब जाके दूसरे जॉब के पास जाएगा। इसे भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि मानो कि अच्छा, आपके एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो आपको 10 स्टूडेंट को कुछ डाउट का क्लास आप मतलब आप डाउट क्लास उस दिन आप क्या कर रहे हो, उस बच्चे को डाउट पूछ रहे हो कि किसका कितना डाउट है। तो आप ऐसे कर रहे हो कि पहला जो बंदा आएगा उसका भी 5 डाउट है, तो उसका 5 डाउट आप कंप्लीट करने के बाद दूसरे बंदे के पास जा सकते हो। जिसका रोल नंबर 1 है पहले आप उसको कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद जिसका रोल नंबर 2 है उसका जो डाउट है उससे आप उसको समझाओगे। फिर उसके बाद रोल नंबर 3 आएगा, उसके बाद रोल नंबर 4 आएगा। मगर ऐसा ही काम करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे थोड़ा दिक्कत भी रहता है, क्योंकि अगर मानो कि आपके पास क्लास कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट का टाइम है, आप क्या किया ना, रोल नंबर 1 को बुला दिया और रोल नंबर 1 का मानो कि 10 डाउट रहेगा, तो 10 डाउट को 1-1 मिनट देके आपको कंप्लीट करने में पूरा टाइम ख़त्म हो गया, और दूसरे जो बंदे थे वो नेक्स्ट क्लास में रह जाएंगे। तो ये ऐसे ही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वही होता है। अगर जॉब ए चले गया, जॉब ए एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो वहाँ पे ये बहुत टाइम ले जाता है, तो इसलिए जॉब सी को एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? नहीं, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड नेवर गेट आइडल। यहाँ पे ये होता है कि सीपीयू यहाँ पे कभी आइडल नहीं रहता है, क्योंकि सीपीयू तो पहले क्या करेगा ना, एक जॉब को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरे जॉब के पास जाएगा। अगर ये जॉब बीच में क्या करता है ना, इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए चले जाता है, तो सीपीयू उस टाइम वहाँ पे बैठता नहीं है। सीपीयू क्या करता है, जॉब बी को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास चला जाता है। जैसे कि अगर आप किसी का डाउट मतलब उस क्लास में उसको क्लियर करने के लिए उसके पास खड़े हो, अगर उसको मानो कि उस टाइम उसको प्यास लगा, वो बाहर चला गया, तो उस टाइम आप कैसे कर सकते हो ना, दूसरे बंदे को डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। इसका जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड नेवर गेट आइडल। शॉर्ट टाइम जॉब्स आर डन क्विकली इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टाइम जॉब। तो यहाँ पे ये भी अच्छा रहता है कि अगर पहला जो बंदा है उसका एक ही टास्क है, मतलब एक ही उसको डाउट है, तो ये क्या करेगा, उसको फटास का ख़त्म कर देगा, फिर दूसरे बच्चे के पास चले जाएगा। वैसे ही सीपीयू यहाँ पे क्या करता है कि जो पहला जॉब ए है उसका अगर एग्जीक्यूशन टाइम जो भी वो जॉब रखा है या टास्क रखा है उसको एग्जीक्यूट करने में सीपीयू को बस 1 सेकंड का टाइम लगा, तो उसका और जो तुरंत क्या करेगा, जॉब बी के पास चला जाएगा। जो सर्टेन टाइम का जो जॉब है वो क्विकली क्या हो जाता है ना, क्विकली कंप्लीट हो जाता है। तो उसका जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है ना, मेमोरी मैनेजमेंट इज नीडेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑल टाइप ऑफ टास्क आर स्टोर इन द मेन मेमोरी। हाँ, यहाँ पे सारे जॉब ना एक ही टाइम में मेमोरी में अपलोड हो जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज से सारे जॉब, जितनी जॉब को भी एग्जीक्यूट करना है एक ही टाइम में सीपीयू में, और सारे जॉब अपलोड हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी पड़ जाता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट का ज़रूरी पड़ जाता है। फिर इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब देन लॉन्ग टर्म जॉब विल रिक्वायर ए लॉन्ग वेट। जैसे कि मैं बोला था कि अगर पहला जो जॉब आया या दूसरा जो मानो कि जॉब है, जॉब सी क्या कि ना सीपीयू के पास बस 20 मिनट टाइम है। जैसे कि एक टीचर के पास डाउट क्लियर करने के लिए बस 10 मिनट टाइम है, उसमें जो पहले रोल नंबर 1 अगर रोल नंबर 2 आ गए उसको सारे टाइम में वो अपना डाउट ही क्लियर कर लिए, तो बाकी के जो बंदा रहा तो उसको क्या करेगा ना, उसका डाउट क्लियर करने में बहुत टाइम उसको वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही वहाँ पे यहाँ पे क्या है, जैसे जॉब ए या जॉब बी है, उसको अगर उसका एग्जीक्यूशन में सीपीयू के बहुत टाइम चले जाता है, तो जॉब से जॉब डी एंड जॉब ई जॉब एफ को क्या लॉन्गर टाइम के लिए वेट करना पड़ता है अपने टास्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। In time sharing system, more than one process are being executed at a particular time with the help of the time sharing concept. So in the time sharing environment, we decide a time that is called time quantum. टाइम शेयरिंग में क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को कुछ टाइम प्रोवाइड कर देता है। मतलब मानो कि उसका पूरा टाइम है 30 सेकेंड, और वहाँ पे तीनों जॉब को एग्जीक्यूट करना है, टास्क 1, टास्क
2 एंड टास्क 3। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सीपीयू का टाइम को यहाँ पे क्या करते हैं 10 नैनो सेकेंड 10 नैनो सेकेंड 10 नैनो सेकेंड में ये क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 30 नैनो सेकेंड को। ये 10 करके उसको डिवाइड कर देता है। मतलब टास्क 1 को जितना टाइम मिलेगा टास्क 2 को भी उतना टाइम मिलेगा, टास्क 3 को भी उतना ही टाइम मिलेगा। सीपीयू क्या करेगा, पहले टास्क 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो टास्क 1 का अगर 10 नैनो सेकेंड कम्प्लीट हो गया तो टास्क 1 का मानो कि टास्क 1 जो जॉब है उसको कंप्लीट करने में सीपीयू को 20 नैनो सेकेंड या 30 नैनो सेकेंड उसका टाइम है। मगर 10 नैनो सेकेंड में अगर उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और जॉब कंप्लीट हो या ना हो, तो सीपीयू क्या करेगा, टास्क 2 को एग्जीक्यूट करेगा, तो सीपीयू टास्क 2 के पास आ जाएगा। ऐसे टास्क 2 के 10 नैनो सेकेंड कंप्लीट होने के बाद सीपीयू क्या करेगा, टास्क 3 को आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरे टाइम को एक छोटे मतलब पूरे टाइम को क्या होता है ना, छोटे टाइम क्वांटम में डिवाइड किया जाता है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग सीपीयू क्या करता है ना, हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम को आप क्या कह सकते हो, मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कह सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, वही हम स्टूडेंट का ही एग्जांपल लेंगे। तो मानो कि आप मल्टी प्रोग्राम में क्या होता था कि आपके 10 बच्चे हैं और आपके पास 10 मिनट का टाइम है, तो आप क्या करते थे ना, जो टीचर है पहले क्या करता था ना, रोल नंबर 1 का डाउट पहले क्लियर करता था, उसके बाद रोल नंबर 2 के पास जाता था। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कैसा करता है कि ये टीचर ये करेगा कि अरे मेरे पास 10 मिनट का टाइम है और मेरे पास कितने बच्चे हैं ना, 10 बच्चे, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, हर एक बच्चे को 1-1 मिनट का टाइम देंगे। तो 1-1 मिनट में जिसका जितना भी डाउट क्लियर हो, मगर उस सब बच्चे को हमको क्या कितना टाइम देंगे ना, एक मिनट में टाइम देंगे। माना कि रोल नंबर 1 का 5 डाउट है, मगर उसका 1 मिनट में एक ही डाउट क्लियर होता है, तो उसमें क्या करेगा, मगर इसके लिए टीचर और वेट नहीं करेगा कि उसका 5 डाउट क्लियर करने के बाद ये रोल नंबर 2 के पास जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पे मानो कि उसका एक ही डाउट क्लियर हुआ और 4 डाउट उसके पास है, मगर यहाँ पे टीचर क्या करेगा, रोल नंबर 2 के पास चले जाएगा, फिर उसके बाद रोल नंबर 3 के पास चले जाएगा। तो यहाँ पे सीपीयू ऐसे ही काम करता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका जो एडवांटेजेस है ये क्या है कि प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ क्विक रेस्पॉन्स। यहाँ पे सीपीयू का रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सीपीयू क्या करता है, पूरे सारे जॉब को इक्वल प्रायोरिटी देता है। पूरे जॉब को मतलब सारे जॉब का जो टास्क है उसको ये रेस्पॉन्स करता है। अब है डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड जो है रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम। यहाँ पे सीपीयू आइडल टाइम, सीपीयू मतलब कहाँ कभी भी बैठ नहीं जाता है, सीपीयू हर वक्त क्या करता है ना, काम करते रहता है। तो यहाँ पे सीपीयू आइडल टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोसेस हैविंग हायर प्रायोरिटी विल नॉट गेट द चांस टू एग्जीक्यूटेड फर्स्ट बिकॉज द इक्वल अपॉर्चुनिटीज गिवन टू द ईच प्रोसेस। यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज रहता है कि यहाँ पे जिस प्रायोरिटी को कंसिडर नहीं किया जाता है। मानो कि एक प्रोसेस का मगर ज़्यादा प्रायोरिटी को उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, मगर यहाँ पे प्रायोरिटी कंसिडर नहीं होता है। वहाँ पे सारे टास्क को इक्वल टाइम में ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मतलब इक्वल टाइम ही सीपीयू देता है। जैसे कि अगर आपके पास मानो कि 10 बच्चे में एक बच्चा बहुत पुअर है, उसका जो डाउट है मतलब उसका डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अगर आपको 5 सेकंड देना पड़ेगा, मतलब 5 मिनट देना पड़ेगा, टीचर वहाँ पे 5 मिनट उसको नहीं दे सकता है, उसको भी वही 1 मिनट देगा। 1 मिनट में मानो कि उसका डाउट कितना भी बड़ा हो, तो बस वहाँ पे यही रूल काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे सीपीयू भी ऐसे ही फंडा लेके काम करता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वहाँ पे सीपीयू को इक्वल टाइम के लिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सीपीयू क्या करता है ना, हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे प्लीज़ आपके दोस्त के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।